पश्चिमी साहित्य यानी वेस्टर्न लिटरेचर की नींव रखने वाले दिग्गजों की इस कहानी में स्वागत है। आज का ये सफर बिल्कुल किसी प्राचीन कैंपफायर के चारों ओर बैठकर सुनी जाने वाली कहानी जैसा होने वाला है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर उन महान लेखकों और विचारकों से मिलते हैं जिन्होंने आज की कहानी कहने की कला को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। इस साहित्यिक यात्रा के 4 मुख्य अध्याय हैं। पहला, द डॉन ऑफ स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहने की शुरुआत। दूसरा, ओड्स एंड सोक्रेटिक आयरनी। तीसरा, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। और चौथा, द रोमन एपिक एंड मिथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पश्चिमी साहित्य की ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। आधुनिक युग की किताबों और फिल्मों को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और समय के पहिए को घुमाकर सीधे प्राचीन यूनान यानी एंशिएंट ग्रीस की ओर चलते हैं। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इतिहास के बिखरे हुए पन्नों को एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन में सजाया है। इसे देखने पर एकदम साफ हो जाता है कि कैसे होमर से शुरू होकर ये ज्ञान पिंडर, सुकरात, महान नाटककारों और अंत में वर्जिल और ओविड जैसे रोमन कवियों तक एक रिले रेस की तरह सदियों तक आगे बढ़ता गया। अध्याय 1, द डॉन ऑफ स्टोरी टेलिंग। आइए यूरोप के सबसे पहले साहित्य की शुरुआत में कदम रखते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है होमर से। प्राचीन यूनानी लोग इन्हें सबसे पहला और महानतम महाकाव्य कवि मानते थे। इन्हें वेस्टर्न कैनन का सेंटर और त्रासदियों का यानी ट्रेजेडीज का पहला शिक्षक भी कहा जाता है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना कि पश्चिमी साहित्य का पूरा ढांचा इन्हीं की रचनाओं पर खड़ा हुआ है। होमर की कहानियों की एक बहुत बड़ी खासियत थी उनकी लय, जिसे तकनीकी भाषा में डैक्टिलिक हेक्सामीटर कहा जाता है। इसे बस एक म्यूजिकल बीट या धड़कन की तरह समझ लीजिए। प्राचीन काल में जब कहानियां कागज पर लिखी नहीं जाती थी, तब इसी डैक्टिलिक हेक्सामीटर की कैची बीट के कारण इन लंबी लंबी कहानियों को जुबानी याद रखना और गाना मुमकिन हो पाता था। होमर की सबसे मशहूर रचनाओं की बात करें तो उनमें दी इलियड और दी ओडिसी शामिल हैं। दी इलियड असल में ट्रोजन युद्ध की वो विशाल कहानी है जिसमें अकिलीज और अगामेमॉन के बीच का भयंकर टकराव दिखाया गया है, और वहीं दूसरी तरफ दी ओडिसी ग्रीक हीरो ओडिशस की कहानी है जो ट्रॉय के पतन के बाद पूरे 10 साल तक अपने घर लौटने के लिए संघर्ष करता है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला एडवेंचर। अध्याय 2, ओड्स एंड सोक्रेटिक आयरनी। अब हमारी कहानी कविता और दर्शन यानी फिलॉसफी की ओर मुड़ती है। अब पिंडर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि वो पहले ऐसे यूनानी कवि थे जिन्होंने खुद कविता के नेचर और एक कवि की भूमिका पर बहुत गहराई से विचार किया। पिंडर की कविताएं क्लासिकल एरा की शुरुआत में ग्रीस की मान्यताओं और उनके मूल्यों का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। पिंडर अपनी खास पिंडारिक ओड के लिए काफी मशहूर थे। ये ऐसी कविताएं थीं जो एथलेटिक जीतों का जश्न मनाती थीं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर काफी टेक्निकल था। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया था: स्ट्रोफ यानी दाएं से बाएं जाना, एंटी स्ट्रोफ यानी बाएं से दाएं जाना, और एपोड यानी एक घेरे में घूमना। असल में ये पूरा ढांचा इस बात पर डिपेंड करता था कि मंच पर जो कोरस है वो किस दिशा में मूव कर रहा है। मतलब ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक पूरा परफॉर्मेंस था। चलिए कविताओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं महान विचारों की। पश्चिमी दर्शन शास्त्र के फाउंडर सुकरात का नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता है क्या है? सुकरात ने खुद कभी कुछ लिखा ही नहीं। उनके विचारों को आज तक सिर्फ उनके स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से प्लेटो और ज़ीनोफोन की किताबों के जरिए ही जाना जाता है। सुकरात का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका सोक्रेटिक मेथड और सोक्रेटिक आयरनी है। सोक्रेटिक मेथड को अगर आसान भाषा में समझें तो ये सवालों और जवाबों के जरिए क्रिटिकल थिंकिंग को ट्रिगर करने का एक तरीका है। इसके जरिए उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा के फील्ड में एक बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया। उनका मकसद सिर्फ लेक्चर देना नहीं था, बल्कि लॉजिकल बहस के जरिए असली सच्चाई को बाहर निकालना था। और ये फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि उस समय का समाज कैसा था। इतने महान फिलोसोफर को भी मजाक का शिकार होना पड़ा था। एरिस्टोफेनीज नाम के एक नाटककार ने अपनी कॉमेडी द क्लाउड्स में सुकरात का एक कैरेक्टर बनाकर उनका जमकर मजाक उड़ाया था। इससे पता चलता है कि प्राचीन यूनान में भी कॉमेडी और व्यंग्य को कितनी आज़ादी मिली हुई थी। अध्याय 3, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी।
यहाँ से कहानी सीधे थिएटर और नाटकों के मंच पर पहुंचती है। ट्रेजेडी के पिता एसिलस सिमिलिए, इन्होंने द पर्शियंस और फेमस ओरेस्टिया ट्रिलॉजी जैसी महान रचनाएं दुनिया को दी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इतनी महानता के बावजूद उनकी कब्र पर जो शिलालेख लिखा है उसमें उनके नाटकों का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके बजाय उसमें सिर्फ उनके शहर का वफादार नागरिक होने की बात पर जोर दिया गया है। एशलस का सबसे रेवोल्यूशनरी कदम था मंच पर ड्यूटरैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करना। इसका सीधा सा मतलब है एक दूसरा एक्टर। इससे पहले स्टेज पर सिर्फ एक ही इंसान होता था जो कोरस के साथ बात करता था। इस दूसरे एक्टर के आने से अब स्टेज पर कैरेक्टर्स आपस में बात कर सकते थे और यहीं से नाटकों में असली कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव की शुरुआत हुई। यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आज की मॉडर्न फिल्म्स और थिएटर की नींव रखी। एशलस के बाद आते हैं सोफोक्लीस। ये अपने थीबन प्लेज के लिए बहुत मशहूर है, जिनमें मुख्य रूप से राजा ओडिपस के दुखद भाग्य की कहानी दिखाई गई है। उनका लिखा नाटक ओडिपस द किंग आज भी लिटरेचर के सबसे महान नाटकों में गिना जाता है। सोफोक्लीज ने एशलस के इसी आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया और ट्राइटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस किया, यानी मंच पर एक तीसरे एक्टर की एंट्री। अब 3 लोग एक साथ स्टेज पर थे, जिसने कहानी कहने के तरीके को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार बना दिया। और इस महान तिकड़ी को पूरा करते हैं यूरिपिडीज। इन्हें कवियों में सबसे दुखद कहा जाता था। इनकी कहानियों में इंसान के दिमाग की गहरी परतों और उसके असली दर्द को दिखाया गया। इनकी जो रचनाएं आज भी बची हुई हैं, उनमें मीडिया, द ट्रोजन वुमन और हेलेन शामिल हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो आज भी दर्शकों को अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। अध्याय 4, द रोमन एपिक एंड मिथ। अब हम ग्रीस के गोल्डन एज से निकलकर रोमन एरा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है वर्जिल से, जो ऑगस्टिन काल के एक प्राचीन रोमन कवि थे। उन्हें लोगों से दूर रहना पसंद था और उनके इसी शर्मीले नेचर की वजह से उन्हें पार्थिनियास या मेडन का निकनेम भी दे दिया गया था। लेकिन उनका काम वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस था मशहूर रोमन महाकाव्य द एनिड। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि कैसे लिटरेचर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सफ़र करता है। वर्जिल का द एनिड सीधे तौर पर होमर के यूनानी महाकाव्यों यानी द इलियड और द ओडिसी की तर्ज पर ही मॉडल किया गया था। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे रोम की महिमा स्थापित करने के लिए होमर की एपिक स्टाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। हमारी इस साहित्यिक जर्नी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं ओविड। ओविड अपनी हाजिर जवाबी और बहुत ही बेहतरीन लव पोएम्स के लिए जाने जाते थे। इनकी सबसे मशहूर रचना है मेटामॉर्फोसिस, जो दुनिया के बनने से लेकर उनके अपने टाइम तक की माइथोलॉजी का एक विशाल महाकाव्य है। लेकिन उनका अपना जीवन एक बहुत ही रहस्यमय मोड़ पर खत्म हुआ, जब सम्राट ऑगस्टस ने उन्हें एक अनजान और अलग थलग पड़े द्वीप पर बैनिश कर दिया, जहां निर्वासन में ही उनकी मौत हो गई। होमर के ट्रोजन युद्ध के मैदानों से लेकर पिंडर के एथलेटिक ओड्स, सुकरात के सवालों, थिएटर की त्रासदियों और ओविड के अकेलेपन तक हमने देखा कि कैसे इन महान लोगों ने कहानियों का ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जिंदा है। तो इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि प्राचीन समय की इन आवाज़ों में से आज के इस मॉडर्न युग में किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा जोर से गूंजती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन क्लासिक कहानियों को हमेशा जिंदा रखेगा। इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।